टेस्ट किया जाता है न्यू मैक्सिको में एक बॉम्बिंग रेंज में, और ये टेस्ट सक्सेसफुल निकलता है। ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। अपने बाकी और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट हेड्स के साथ ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बॉम्ब गिराया जाएगा। ये डिसाइड करते हैं गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग दे दी जाए जापान को। 26 जुलाई 1945 पोट्सडैम डिक्लेरेशन। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से। ये वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से तबाही, बिना स्पेसिफाई किए कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इनका तबाही से। जापानीज लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एटम बॉम्ब जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जुलाई 1945 में कहा जाता है कि जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स थे आम जनता के अंदर जापान में, वो काफी बढ़ चुके थे। लोग परेशान होने लगे थे इस कांस्टेंट लड़ाई से, भूख से मर रहे थे, जॉब्स की कमी थी, इकोनॉमिक हालत खराब थी, लेकिन वो खड़े होकर अपनी खुद की मिलिट्री और एम्परर के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते थे जब तक मिलिट्री उन्हें सपोर्ट ना करती। जापानीज एम्परर एक्चुअली में सरेंडर करने को तब राजी हो जाते जब ये कहा जाता कि वो अपनी पावर बनाए रख सकें और कुछ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एक्चुअली में उनके अंडर ही रहने दी जाए। लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था, तो 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि एटम बम गिराया जाएगा जापान के ऊपर। 6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इस विमान में रखा है लिटिल बॉय एटम बॉम्ब। बड़ा आयरॉनिक नाम है दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब के लिए जो वॉरफेयर में यूज किया गया। एक छोटा बच्चा। 8:15 ये बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और इकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने वाला। उस दिन हिरोशिमा में जो लोग मौजूद थे और सरवाइव कर गए इस बम धमाके को, वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पहले इतनी तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई दी कि बहुत से लोग टेम्परेरली अंधे हो गए। उसके एकदम बाद एक भयानक आवाज जो इतनी तेज थी कि कई सर्वाइवर्स को परमानेंट हियरिंग लॉस हो गई। फिर 4000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर जमीन पर था उससे लोग इंस्टेंटली वेपराइज हो गए जो वहां पर मौजूद थे। ये चीज इतनी जल्दी हुई कि लोगों की परछाई वहां पर जमीन पर रह गई एक तरीके से। वो काली सी परछाई पत्थरों के अंदर जमी रह गई वहीं पर परमानेंटली, जो कि आज के दिन तक हम देख सकते हैं। जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए इसमें, वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर। इससे पहले कि वो समझने की कोशिश करते, शॉक वेव्स आई ब्लास्ट। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इतनी तेज हवाएं चलने लगी कि ऑलमोस्ट एक हरिकेन बन गया। फिर घरों के जो टूटे हुए टुकड़े थे, बाकी डेब्री, ग्लास के पीसेस, सब कुछ हवा में उड़ने लगा। कुछ मिनटों बाद जब हवाएं शांत हुई, लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें सिर्फ काला टॉक्सिक डस्ट दिखाई दिया। अनबिलीवेबल था ये कि सिर्फ 15 मिनट पहले सुनहरा नीला आसमान दिखाई दे रहा था, धूप निकली हुई थी, और अब अचानक से सब कुछ काला काला टॉक्सिक फ्यूम्स में भर चुका है। 70% बिल्डिंग्स हिरोशिमा में कंप्लीटली खत्म हो गई। शहर अब शहर बचा ही नहीं था। ये सैटेलाइट इमेजेस देखिए, बम के पहले की और बम के गिरने के बाद की। बचे हुए सर्वाइवर्स की बॉडीज की क्या हालत हुई, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग डिटेल्स है। बस इतना कहूंगा, लोगों की खाल उतरने लग गई थी, लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। ब्लास्ट के करीब आधे घंटे बाद बारिश आने लगती है। प्यासे लोगों को लगा कि अच्छी खबर है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में जो टॉक्सिक डस्ट हवा में था वो मॉइस्चर के साथ मिक्स हो गया था, जिससे बादल बन गए। ये कोई आम बारिश नहीं थी। बारिश की एक एक बूंद ब्लैक कलर की थी, ग्रीस टपक रहा था आसमान से, और ये बहुत जहरीली थी। आमतौर पर जब भी कोई डिजास्टर होता है किसी शहर में, एम्बुलेंसेस पहुंच जाती हैं, डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने, लेकिन यहाँ पर 90% हेल्थ केयर वर्कर्स एक्चुअली में बम धमाके में मारे गए। इतने ही हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, तो लोगों की मदद करता कौन? जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए, उनमें से कई लोगों की मौत एक्चुअली में कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद जाकर हुई रेडिएशन सिकनेस की।